हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अरुणोदया। आई एम योर टीचर एंड मेंटर अभिषेक परियार। आज हम लोग अपनी एनटीपीसी की एमसीक्यूएस की जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू करते हैं। चलिए, 50 तक के क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए थे। आज 51 से शुरू करने हैं। चलिए उनको डिटेल में कवर करते हैं। चलिए 51 क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द 12th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। संविधान की 12वीं अनुसूची किसके अधिकार, शक्ति और जिम्मेदारियों से संबंधित है? तो पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने शेड्यूल कितनी है, तो शुरुआत में संविधान में 8 हुआ करती थी, जिन्हें बढ़ा करके बाद में संशोधनों के द्वारा बढ़ा करके 12 कर दिया था। कौन सी कब जोड़ी गई, हमने पिछली वाली जो वीडियो है उसमें कवर किया है। पीछे क्वेश्चन आया था एक शेड्यूल्स का, उसमें कवर किया हुआ है। ठीक है, तो आज हमें जवाब देना है, उसी से रिलेटेड जवाब है। तो कौन कौन सी शेड्यूल्स होती हैं उनको याद करने के लिए पीछे हमने इस एक्रोनिम पे चर्चा करी है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। इसको हमने समझा है वहाँ पे, तो आप इसको वापस जाके देख सकते हैं अगर आपको शेड्यूल्स नहीं याद है। पूछ रहा है 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो म्यूनिसिपालिटीज से, यानी अर्बन लोकल बॉडीज से संबंधित है। तो अर्बन लोकल बॉडीज अगर आपको मालूम है तो सीधे ऑप्शन लगाकर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा होगा, क्या आर्टिकल संबंधित होंगे, आगे किसी क्वेश्चन में आएगा तो उसको डिटेल में समझ लेते हैं। लेकिन अभी हम जान लेते हैं कि जो शेड्यूल 11 है ना, वो पार्ट 9A और B से संबंधित है। इनमें पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज से संबंधित बातें की गई हैं, जिसमें पंचायत के लिए जो आर्टिकल्स यूज किए गए हैं वो आर्टिकल 243 से लेकर के आर्टिकल 243 का ओ तक यूज किए गए हैं। ठीक है, और अर्बन लोकल बॉडीज के लिए यानी म्यूनिसिपैलिटीज के लिए जो आर्टिकल यूज किए गए हैं, अर्बन लोकल बॉडीज के लिए जो आर्टिकल्स यूज किए गए हैं वो इसी के आगे से, यानी 243 बी से 243 जेड जी तक। ओके, ये आर्टिकल्स हैं। ठीक है, इन पे चर्चा कर लेंगे आगे। 52वां क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 42वां संवैधानिक संशोधन प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को शामिल किया गया है। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? तो संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, मालूम है हमें, आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। आर्टिकल 368 पार्ट 20 में, पार्ट 20 में आर्टिकल 368 का जिक्र किया गया है, जिसमें संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है हमने किस देश से, किस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इंस्पायर्ड होकर ली है, तो साउथ अफ्रीका से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस को हमने लिया हुआ है। इसके अलावा जो 42वां संविधान संशोधन है, क्वेश्चन ही जवाब दे रहा है कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, यानी सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 से। ठीक है, कोई डिटेल जानने की आवश्यकता नहीं है, प्रेम्बल में सारा सब कुछ कवर किया गया है। संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निर्धारित होता है? ठीक है, अब भाषा से संबंधित जो पार्ट है वो पार्ट 17वां है। पार्ट 17वां हमने चर्चा करी हुई है, आर्टिकल 341 से 351 तक पार्ट 17वें के आर्टिकल का जिक्र है। ठीक है, इसमें पूछा हुआ है कि भारत संघ की एक आधिकारिक भाषा हिंदी होगी और नागरी लिपि में हिंदी होगी, ऐसा लिखा हुआ है। तो किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो आर्टिकल 343 में लिखा हुआ है। लेकिन अब इसका जवाब आप दे तभी पाएंगे जब आपको पार्ट 17 के आर्टिकल्स मालूम हो, तो वो पता होने चाहिए और उनको आपको याद भी होना चाहिए। भाषा से संबंधित आर्टिकल 343 से 351 तक लिखे हुए हैं। तो चलिए देख लेते हैं 300। अच्छा, इसको याद करने के लिए, क्योंकि आज 343 पूछा है, ठीक है, अभी संघ की भाषा पूछा है, फिर राज्यों की भाषा पूछ सकता है। भाषा कितनी है शेड्यूल 8 में, जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं, वो 22 भाषाएं हमने चर्चा करी हुई हैं पीछे, अब उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, तो आर्टिकल 343 और 344 ब्रेक डाउन करके पढ़ने से याद हो जाएंगे आसानी से। 343 और 344 ये यूनियन के लिए भाषा है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर द यूनियन आर्टिकल 343 में लिखा हुआ है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ये लिखा हुआ है कहाँ पे, 343 में। 44 में लिखा है कमेटी एंड कमीशंस फॉर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, ये 344 में लिखा हुआ है। ठीक है, कमेटी एंड कमीशंस लिखा हुआ है, लिख लेना आप अगर लिखना हो आपको। 343 44 याद हो जाए तो फिर 345 और 346 और 47 एक साथ पढ़ने होते हैं, इनको समझना। 345 में क्या लिखा हुआ है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ए स्टेट और लैंग्वेजेस ऑफ स्टेट, यानी एक राज्य की एक ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती है या इससे ज़्यादा हो सकती है, ये आर्टिकल 345 में लिखा हुआ है। 46 में लिखा हुआ है लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेट्स और बिटवीन
यूनियन एंड स्टेट, इस तरीके के आर्टिकल 346 में लिखा हुआ है। ठीक है, 347 में लिखा है स्पेशल प्रोविजन फॉर लैंग्वेज ऑफ पीपल स्पीकिंग इन सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए स्टेट। एक राज्य के किसी क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में प्रोविजन यहाँ लिखे हुए हैं 347 में। इसके अलावा 348 और 349 ये याद रखने हैं आपको। 348 में लिखा हुआ है लैंग्वेज ऑफ एक्ट्स एंड बिल्स ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। लैंग्वेज ऑफ एक्ट्स एंड बिल्स ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के एक्ट्स और बिल में जो भाषा प्रयोग की जाएगी वो 348 में लिखा हुआ है। और 348 में जिस भाषा का जिक्र किया गया है, जब तक परिवर्तन न किया जाए तब तक इंग्लिश में यूज किया जाएगा, ऐसे लिखा हुआ है। 349 में लिखा हुआ है स्पेशल प्रोसीजर फॉर इनैक्टमेंट ऑफ सर्टेन लॉज रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज से संबंधित जो भी लॉज होंगे उनको लागू कराने के लिए स्पेशल प्रोविजन होंगे, ये लिखा हुआ है 349 में। 350 में ए और बी भी शामिल कर दिए गए हैं, और एक 351। 350 में लिखा हुआ है लैंग्वेज ऑफ रिड्रेसेस, लैंग्वेज ऑफ 350 में लिखा हुआ है लैंग्वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिड्रेस ऑफ ग्रीवांसेस। जो शिकायतें होंगी उनका निपटारा करने के लिए जिस भाषा में, जिस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा, जिस भाषा में किया जाएगा, वो आर्टिकल 350 में लिखा हुआ है। 350 ए और 350 बी में भी जिक्र है। 350 ए में लिखा हुआ है डायरेक्शन, ठीक है। 350 ए में लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन एट मदर टंग इन प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल पे मदर टंग में इंस्ट्रक्शन देना होगा, ये 350 का ए में लिखा हुआ है। और बी में लिखा हुआ है कि स्पेशल ऑफिसर होगा फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए, तो भाषा के आधार पर जो माइनॉरिटीज़ होंगे उनके लिए एक स्पेशल ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी, ये 350 का बी में लिखा है। और 351 में लिखा है डायरेक्टिव फॉर लैंग्वेज, यानी भाषा के लिए जो निर्देश दिए गए हैं डेवलपमेंट, लैंग्वेज की डेवलपमेंट के लिए, तो डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, ये 351 में लिखा है। तो ये आर्टिकल आपको याद होने चाहिए, ये पार्ट 17 है, कंप्लीट है। तो 343 में ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन लिखा है। 344 में लिखा हुआ है कमेटी एंड कमीशन रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज लिखा हुआ है। 345 में एक स्टेट की भाषा होगी, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। 46 में लिखा हुआ है कि कम्युनिकेशन की जो लैंग्वेज होगी यूनियन और स्टेट के बीच में और स्टेट और स्टेट्स के बीच में, वो 346 में लिखा हुआ है। 47 में लिखा हुआ है एक स्टेट के भीतर एक पॉपुलेशन के एक सेक्शन द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में प्रोविजन लिखे 347 में। 48 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एक्ट्स और बिल की भाषा लिखी हुई है। 349 में लिखा हुआ है भाषा से संबंधित अगर कानून बनाने होंगे तो उनको किस तरीके से लागू करवाया जाएगा, ये 349 में लिखा हुआ है। 350 में लिखा हुआ है रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांसेस में रिप्रेजेंटेशन के लिए जो भाषा यूज की जाएगी वो 350 में लिखा हुआ है। 350 के ए और बी में, 350 के ए में लिखा हुआ है कि प्राइमरी लेवल पे मदर टंग में इंस्ट्रक्शन देने की व्यवस्था राज्य करेगा। और 350 के बी में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल ऑफिसर की नियुक्ति होगी। और 351 में वो डायरेक्टिव्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज लिखा हुआ। तो आप इस क्वेश्चन से, इस डिटेल से आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। 342 में क्या है, 44 में क्या है, 45 में क्या है। हालांकि इस क्वेश्चन का जवाब आर्टिकल 343 है, वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को सलाहकार क्षेत्राधिकार प्रदान करता है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स एडवाइजरी जुरिडिक्शन टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? कौन सा आर्टिकल हो सकता है? 143 मालूम होना चाहिए। तो इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और कौन कौन से क्षेत्राधिकार यूज करता है, इसको देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट जो भी आर्टिकल है उनको आपको पता होना चाहिए। जैसे एक आर्टिकल 129 है जिसमें सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, ये पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो प्राइमरी वर्क होगा या प्राइमरी जुडिस्डिक्शन होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो आर्टिकल 131 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 131 में प्राइमरी जुडिस्डिक्शन लिखा हुआ है। आर्टिकल 137 में रिविजनरी जुरिस्डिक्शन लिखा हुआ है। अब इसको अगर समझना हो तो ऐसे समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को भी रिव्यू कर सकता है, यानी जुडिशियल रिव्यू टाइप की व्यवस्था की बात करता है आर्टिकल 137, जो व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? यूएस से। 137 हो गया। आर्टिकल 132 से 134 तक अपीलेट जुरिस्डिक्शन है, अपीलेट जुरिस्डिक्शन लिखा हुआ है। ठीक है। 135 में, आर्टिकल 135 में ये लिखा हुआ है कि वो जो एक फेडरल कोर्ट हुआ करती थी उसकी जुरिस्डिक्शन एंड पावर
जो एग्जिस्टिंग लॉ के तहत थी उनको अब सुप्रीम कोर्ट एंजॉय करेगी, 135 में लिखा हुआ है। यानी जो पहले फेडरल कोर्ट हुआ करती थी वही अब सुप्रीम कोर्ट होगी, ऐसी बात 135 में लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आप इनको देख सकते हैं। इसके अलावा 143 में एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन लिखी हुई है, वो हमने देख ली। ठीक है, यानी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है कि जो प्रेसिडेंट होगा वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी ले सकता है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243Q के तहत नगर पालिकाओं को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो नगर पालिकाओं को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। देख लेते हैं कौन कौन सी। तो नगर पालिका को आपको अगर देखना हो बेस लेवल से कैसे बनती है, तो एक होती है नगर पंचायत। नगर पंचायत उस एरिया में होती है जो ट्रांजिशन फेज में होता है, यानी गांव से बढ़कर शहर की ओर जाने में जो बीच का जो क्षेत्र पड़ेगा उसे बोल रहे हैं हम नगर पंचायत। यानी जिसमें कुछ कुछ विलेज की एमेनिटीज मौजूद हैं और कुछ कुछ अर्बन एमेनिटीज मौजूद हैं, तो उसे हम नगर पंचायत की श्रेणी में रख रहे हैं। नगर पंचायत होता है और एक उसके ऊपर म्यूनिसिपल काउंसिल होता है। हिंदी में उसे हम इसको नगर पंचायत ही बोलेंगे, उसे नगर पालिका परिषद बोलेंगे, नगर पालिका परिषद। ठीक है, ये थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट की बात हो रही है और इसके ऊपर म्यूनिसिपल कारपोरेशन होता है, यानी नगर निगम। ये 3 स्तर होते हैं। ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज के, नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम, ये 3 प्रकार के स्तर होते हैं। ठीक है, इनको डिटेल में हमें जानना है आगे। ग्राम पंचायतों के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का किस अनुच्छेद में सम्मिलित किया गया है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्राइंस द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी फॉर विलेज पंचायत? विलेज पंचायत के लिए डीपीएसपी में कहाँ लिखा हुआ है? तो आर्टिकल 40 में लिखा हुआ है। ठीक है, डीपीएसपी भी आपको पूरे के पूरे याद होने चाहिए। याद करने के लिए आपको वही ब्रेक डाउन करिए आर्टिकल्स को और फ्लो में पढ़िए उनको। जैसे अब आर्टिकल 38 में क्या लिखा हुआ है? 31 तो खैर ये फंडामेंटल राइट का है, 37 आर्टिकल है और 48 आर्टिकल है। क्या लिखा हुआ है? तो कल को आपको पंचायत के लिए पूछा है, फिर इसके बाद में फॉरेस्ट लाइफ के लिए पूछ सकता है किस आर्टिकल में लिखा है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये लिखा हुआ है। तो कुछ भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो डीपीएसपी फंडामेंटल, ये सारे आपको याद होने चाहिए एक एक। अगर देखना हो तो देख सकते हैं आप जल्दी से। ठीक है, आर्टिकल 36 में हम जिक्र कर देते हैं, नोट डाउन आप कर लीजिएगा। आर्टिकल 36 में डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन ऑफ स्टेट लिखा है। 37 में लिखा है कि पार्ट्स प्रोविजंस इन दिस पार्ट नॉट अप्लीकेबल, या अप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस इन दिस पार्ट 37 में। यानी इस बात का क्या मतलब है? 36 में लिखा हुआ है कि एक स्टेट की डिफिनेशन होगी, ये वही स्टेट है जो आर्टिकल 12 में लिखा हुआ है। 37 में लिखा हुआ है इस पार्ट में जो भी प्रोविजन लिखे हैं उनको कोर्ट द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, यानी जस्टिसिएबल नहीं है। फंडामेंटल राइट में और इसमें असंतर इसी बात का है कि डीपीएसपी भी मौलिक अधिकार से इसी मामले में केवल अलग है कि डीपीएसपी को कोर्ट द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, जबकि फंडामेंटल राइट्स को लागू कराया जा सकता है। आर्टिकल 32 हमें यह संरक्षण देता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के आधार पर, जिसमें हम लोग आर्टिकल 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी कर सकता है, कौन कौन से रिट्स हैं हमने चर्चा करी हुई है। इसके अलावा हाई कोर्ट भी जा सकते हैं जो कि ऑप्शनल है। 37 हो गया। इसके अलावा 37 के बाद में 38 और 39, 40 एक साथ पढ़ने होते हैं। ठीक है, 38 में क्या लिखा हुआ है कि जो स्टेट होगा वो सोशल ऑर्डर के द्वारा जो स्टेट है, स्टेट की पब्लिक है, उसका वेलफेयर करने की कोशिश करेगा। तो स्टेट एक सोशल ऑर्डर प्राप्त करने की कोशिश करेगा जिससे लोगों को भला हो सके। तो स्टेट शैल स्ट्राइव टू अचीव सोशल ऑर्डर फॉर द पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, ये आर्टिकल 38 में लिखा हुआ है। 39 में लिखा हुआ है कि कुछ पॉलिसी होंगी जो स्टेट को फॉलो करनी होंगी इस सोशल ऑर्डर को पाने के लिए, ये लिखा हुआ है। 39 का ए भी ऐड कर दिया गया है, फ्री लीगल एड, यानी जो फैसिलिटीज राज्य को देनी है सोशल ऑर्डर में पब्लिक वेलफेयर के लिए, उसमें फ्री लीगल एड को भी शामिल कर दिया गया है 39। 40 में लिखा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, इसका क्या मतलब है? पंचायत पहले से हुआ करती थी, लेकिन आर्टिकल 40 में लिखा गया है कि उनको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। गांधी जी का विचार था, ये आर्टिकल 40 हुआ। ऐसे करके हम इनको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, आप इनको याद रखिएगा। ठीक है, हम इस पे अलग वीडियो बना देंगे जिसमें सारे डीपीएसपीस आपको आसान भाषा में याद करा दिए जाएंगे। चलिए, भारतीय संविधान के उपबंध 2 के अनुसार राष्ट्रपति भारत के प्रमुख न्यायाधीश को नियुक्त करता है। बात सही है। यह किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा उसकी नियुक्ति
कैसे राष्ट्रपति करेगा, किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो जिस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट का कंपोजिशन लिखा हुआ है वही। तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 में लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट हमारी जुडिशरी का पार्ट है, और जुडिशरी में जो अपेक्स बॉडी है वो सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के नीचे लोकल कोर्ट होता है, लोकल जुडिशियल बॉडीज जो होती हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ी सी फैक्ट समझ लेते हैं जरा। 28 जनवरी 1950 को जो फेडरल कोर्ट हुआ करती थी, अभी हमने आर्टिकल 135 में बात करी है, जो फेडरल कोर्ट हुआ करती थी पहले से, फेडरल कोर्ट कब बनी थी, तो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से 1937 में बनी थी। ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट हमारे पास 1773 से थी, वो कंपनी के लिए थी। इस फेडरल कोर्ट की जो स्थापना हुई थी ये 1935 के एक्ट से 1937 में हुई थी, और ये चली आ रही थी, जिसे आज़ादी के बाद जब संविधान हमारा लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, 28 जनवरी 1950 को हमने इसका नाम बदल दिया, और फेडरल कोर्ट से ये हो गई सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तब इसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जस्टिस हुआ करते थे। ठीक है, एक चीफ जस्टिस होता था और 3 अदर जस्टिस हुआ करते थे। 1+3 के कंपोजिशन के तहत ये सुप्रीम कोर्ट चल रही थी, जिसे बाद में समय समय पर संशोधन करके इनकी संख्या बढ़ा दी गई है, और आज 1+33 यानी एक चीफ जस्टिस और 33 अदर जजेस हुआ करते हैं। हालांकि ये संख्या पूरी नहीं हो पाती है, ठीक है, लेकिन व्यवस्था जो है वो 1+33 की व्यवस्था है वर्तमान में। अभी हमारे जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन से हैं? संजीव खन्ना है, संजीव खन्ना जी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वर्तमान में। ठीक है, तो 51वें नंबर के चीफ जस्टिस हमारे डॉक्टर संजीव खन्ना जी हैं, और 52वें नंबर पे जो मई में ही इनका कार्यभार संभालने वाले हैं वो है GR गवई। ठीक है, वो इनके बाद मई में कार्यभार संभालेंगे। तो आपको करंट में अपडेट होना चाहिए। हाँ, अगर पहला पूछा जाए तो पहला हरिलाल जे कानिया थे। ठीक है, ये तो आज़ादी के बाद जो पहले चीफ जस्टिस बने वो हरिलाल जे कानिया थे। और ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये फैक्ट्स हो सकते हैं। आर्टिकल 124 से 147 तक जुडिशरी की बात करते हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। कुछ कुछ आर्टिकल का हमने पीछे जिक्र कर दिया, जिसमें आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट एक होगी, आर्टिकल 129 में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगी, आर्टिकल 131 में उसकी प्राइमरी जो जुरिस्डिक्शन है उस पर चर्चा कर ली, 137 में जो रिविजनरी जुरिस्डिक्शन है यानी जुडिशियल रिव्यू कर सकता है उसकी चर्चा कर ली। आर्टिकल 239 संघीय क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है, यानी यूनियन टेरिटरीज का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 239 से 242 तक यूटीज का एडमिनिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, आर्टिकल 239 से 242 तक। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। आगे चलते हैं। उपराज्यपाल क्या होता है? कुछ कुछ यूटीज में LG की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 182 का घटक कौन सा है? अब आर्टिकल 178 से 185 तक ये ऑफिसर्स की बात करता है स्टेट लेजिस्लेचर में। ठीक है, तो याद होगा तो आप जवाब दे पाएंगे। आर्टिकल 178 से 185 तक, तो आर्टिकल 178, 179, 180, 181 ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात करता है। 182 से लेके 185 तक यानी 183 और 184 ये चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की बात करता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो याद होगा, ठीक है। तो इन आर्टिकल्स को आपको याद करना ही पड़ेगा, इसीलिए क्योंकि किसी भी पार्ट से कोई भी आर्टिकल पूछा जा सकता है। तो आपको ओवरव्यू आपको कम से कम आर्टिकल 395 में पहले मेन आर्टिकल आपको पता होना चाहिए जो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ओवरव्यू करके आप पूरे 395 आर्टिकल तक आप देख सकते हैं, क्योंकि अब इसका जवाब देना है तो आपको अगर नहीं मालूम है तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो अभी हमने बताया 178 से 181 तक ये डिप्टी स्पीकर और स्पीकर की बात करता है लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो देखो ये नहीं हो सकता, 182 की बात करता है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात नहीं करता, वैकेशन रेजिग्नेशन की बात नहीं करता। 182 शुरुआती है, यहाँ पे पोस्ट की बात करता है, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की। तो इसका जवाब देने के लिए आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, तो आप जवाब दे सकते हैं। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, आर्टिकल 178 से 185 तक ये जो 8 आर्टिकल हैं ये ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं। उन ऑफिसर्स में शुरुआती 4 आर्टिकल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात करते हैं, और बाद के 4 आर्टिकल चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की बात करते हैं। चलिए 7 नंबर देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द ओथ और अफर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ से संबंधित है? तो आर्टिकल 214 से शुरुआत होती है हाई कोर्ट की,
तो 219 में शपथ लिखी हुई है। आर्टिकल 214 में लिखा हुआ है कि राज्यों के लिए हाई कोर्ट हो सकती है एक, या एक हाई कोर्ट एक से ज़्यादा राज्यों के लिए हो सकती है। तो एक से ज़्यादा राज्यों के लिए हाई कोर्ट भी एक हो सकती है। यह संविधान संशोधन 7वें 1956 से लागू किया गया था कि 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों के लिए भी एक हाई कोर्ट हो सकती है। तो अब इस सवाल का भी जवाब देने के लिए हमें आर्टिकल्स हाई कोर्ट के पता होने चाहिए। आर्टिकल 214 शुरू होते हैं, इनको डिटेल में आप लोग ओवरव्यू कर सकते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों के उच्च न्यायालय से संबंधित है? आर्टिकल 214 से हाई कोर्ट शुरू होती है, 241 में लिखा हुआ है। ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है? 5 से लेकर के 11 नागरिकता से संबंधित हमने चर्चा कर रखी है। 5 में क्या लिखा हुआ है, 6 में क्या लिखा हुआ है, 7 में क्या लिखा हुआ है, 8 में क्या लिखा हुआ है। जैसे ही क्वेश्चन नागरिकता से पूछा जाए, आपके दिमाग में ये सारे आर्टिकल्स घूम जाने चाहिए कि नागरिकता से क्या क्या सवाल हो सकते हैं। आर्टिकल 5 हमने चर्चा करी हुई है। आर्टिकल 5 किसकी बात करता है? डोमिसाइल के आधार पर सिटीजनशिप की बात करता है, यानी वह व्यक्ति जो वहाँ पर रह रहा था उसको नागरिकता मिल जाएगी। 6 बात करता है पर्सन जो माइग्रेट करके आए इंडिया में, उनको नागरिकता देने की बात करता है। उसमें परमिट सिस्टम वाली डेट 19 जुलाई 1948, उसको याद रखना है। 7 ऐसे लोगों की बात करता है जो इंडिया से पाकिस्तान को माइग्रेट किए, फिर पाकिस्तान से इंडिया की तरफ वापस आए। तो उसमें भी क्या क्या प्रावधान थे हमने चर्चा करी हुई है। आर्टिकल 8 बात करता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड द इंडिया, जो इंडिया से बाहर रह रहे थे उन लोगों के लिए नागरिकता की व्यवस्था क्या होगी, ये आर्टिकल 8 में बात करता है। 9 बात करता है सिंगल सिटीजनशिप जैसी बात करता है, यानी पर्सन्स जिन्होंने वॉलंटरी किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली है वो इंडिया के सिटीजन्स नहीं रहेंगे, इसकी बात करता है। आर्टिकल 10 बात करता है कॉन्टिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता का लागू होना, यानी ये व्यवस्था आर्टिकल 5 से लेकर के 9 तक की व्यवस्था ये हमने आज से लागू कर दी। तो संविधान बात करता है नागरिकता से केवल उस समय तक, यानी जब संविधान लागू हो रहा है तब तक के लिए नागरिकता की व्यवस्था देता है। इसके बाद की व्यवस्था के लिए उसने ऑथराइज कर दिया पार्लियामेंट को। तो संविधान ने ताकत दे दी पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट अब लॉज को मॉडिफाई कर सकती है नागरिकता से संबंधित। तो नागरिकता प्रदान करने और नागरिकता समाप्त करने के जो लॉज बनाने का अधिकार होगा वो पार्लियामेंट का होगा। तो बनाया भी गया 1955 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसके तहत 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है और 3 प्रकार से नागरिकता समाप्त की जा सकती है। वो हमने BDRNI और टर्मिनेशन, रिनंसिएशन और डिप्रीविएशन के द्वारा नागरिकता समाप्त की जा सकती है, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है। अगर आपने नहीं मालूम है तो आप जो सिटीजनशिप का वीडियो आप देख सकते हैं, डिटेल में कवर किया गया है हर टॉपिक को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या दृढ़ निश्चय से संबंधित है? तो राष्ट्रपति को शपथ जो दिलाता है वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस दिलाता है, और आर्टिकल 60 में इसकी चर्चा है। आर्टिकल 60 में शपथ की तो चर्चा है, इसके अलावा राष्ट्रपति के और कौन कौन से आर्टिकल संबंधित हैं उनको आपको पता होना चाहिए। जैसे आर्टिकल 52, आर्टिकल 53, 36 से 51 तक तो पार्ट 4 यानी DPSP है। इसके बाद शुरू हो जाता है राष्ट्रपति। तो आपको जैसे ही क्वेश्चन राष्ट्रपति का आता है, राष्ट्रपति का आपको शपथ मालूम है 60 पे लिखा है, लेकिन बाकी चीजें क्या क्या हैं वो भी पता रिवाइज करने के लिए होती हैं, तो उनको याद कर लेना है। आर्टिकल 52 में लिखा है कि एक प्रेसिडेंट होगा। 53 में लिखा है उसकी सारी एग्जीक्यूटिव स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो राष्ट्रपति के पास निहित होंगी। 53 में लिखा हुआ है वो हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव होगा। 54 में लिखा हुआ है कि वो उसको इलेक्शन द्वारा चुना जाएगा। 55 में लिखा हुआ है इलेक्शन का मैनर, यानी इलेक्शन का मैनर कैसा है? प्रोपोर्शनेट सिस्टम। 2 प्रकार के इलेक्शन सिस्टम होते हैं, हमने चर्चा करी हुई है। प्रोपोर्शनेट सिस्टम जिसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा, और इनडायरेक्ट होगा चुनाव 55 के बाद। 56 में लिखा हुआ है उसका टर्म। 57 में लिखा हुआ है री एलिजिबिलिटी, यानी दोबारा चुना जा सकता है क्या? तो हाँ, चुना जा सकता है। टर्म कितना होगा? 5 साल तक होगा, या फिर इम्पीच किया जा सकता है उसको बीच में, या कैजुअल वैकेंसी हो सकती है। 58 में उसकी क्वालिफिकेशन लिखी हुई है। 59 में कंडीशंस लिखी हुई हैं ऑफिस की। 60 में यही क्वेश्चन था जो उसकी शपथ है, यानी ओथ अफर्मेशन लिखी हुई है 60 में। और 61 में इम्पीचमेंट लिखा हुआ है, यानी उसको किस तरीके से हटाया जा सकता है, इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या होगा, किस तरीके से होता है, ये 61 में लिखा हुआ है। 62 में लिखा हुआ है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल द वैकेंट, यानी वैकेंट सीट को भरने के लिए इलेक्शन कितने समय के भीतर, तो 6 महीने के भीतर कर लेना है इलेक्शन, ऐसा संविधान में बाध्यता है। तो ये आर्टिकल्स आपको याद होना चाहिए। राष्ट्रपति से संबंधित सवाल आए तो आपके दिमाग में ये सारे आर्टिकल्स घूम जाएं, तो आप कोई भी आर्टिकल आएगा राष्ट्र संबंधित आप इसका जवाब दे पाएंगे आसानी से। ठीक है, आगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है?
फिर से वही क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द एग्जीक्यूटिव पावर्स। अभी करके आए हैं, 52 में राष्ट्रपति होगा और 53 में वो एग्जीक्यूटिव का हेड होगा। जवाब तुरंत दे पाएंगे अगर आपको आर्टिकल से याद है तो। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची को शामिल करती है? तो फिर से वही हमने शेड्यूल पर चर्चा करी हुई है। पहली सूची टेरिटरी ऑफ स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स की बात करता है, यानी टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करता है। तो उसमें कौन कौन से राज्य होंगे वो लिखा हुआ है पहली सूची में। फिर इमोल्यूमेंट्स एंड सैलरी लिखा हुआ है दूसरी में। तीसरी में अफर्मेशन एंड ओथ लिखा हुआ है। चौथी में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा लिखा हुआ है। पांचवीं में शेड्यूल्ड एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। छठवीं में अदर शेड्यूल्ड एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। सातवीं में फेडरेशन लिखा हुआ है। इस फेडरेशन में हमने चर्चा करी थी कि आर्टिकल 246 में जो सब्जेक्ट्स लिखे हैं उसमें 3 प्रकार की लिस्ट लिखी हुई है। पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट, दूसरी लिस्ट है स्टेट लिस्ट और तीसरी लिस्ट है, क्रम से है इसी प्रकार से लिखी हुई है। पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट, दूसरी स्टेट लिस्ट और तीसरी कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट की व्यवस्था हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। ये सारा कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है। फिर अब 8 हो गई। 9वीं हमने 1951 में संविधान संशोधन पहले के द्वारा हमने जोड़ दी, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। फिर 10वीं हमने डिफेक्शन से संबंधित 1985 52वें संविधान संशोधन से जोड़ दी, 52nd से, है ना, 1985 से। ये सब चर्चा करी हुई है। पी से पंचायती व्यवस्था है जो 73वें संविधान संशोधन से 1992 में, और म्यूनिसिपालिटीज़ की भी 74वें 1992 में। तो इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया 73वें और 74वें संविधान संशोधन से, ठीक है। पहले 97 विषय हुआ करते थे, अब 100 याद करने की बात है। कितने विषय हैं सवाल आ सकता है इस पे, ठीक है। 97 विषय हुआ करते थे, अब 100 विषय होते हैं। स्टेट लिस्ट में पहले 66 विषय हुआ करते थे, अब 61 है। कंकरेंट लिस्ट में पहले 47 हुआ करते थे, अब 52 है। कौन से 5 स्टेट से हटा करके यहाँ जोड़े गए ये हम इनको देख सकते हैं, ठीक है। वही 42वें संविधान संशोधन तो जो परिवर्तन आए थे उनको हम देख सकते हैं। तो आगे की चर्चा आएगी तो उनको पढ़ लेंगे, ठीक है आगे। तो इसी प्रकार से जब भी क्वेश्चन आपको आए तो उसके आसपास के इर्द गिर्द में जो भी क्वेश्चन है उनका रिवीजन हो जाना चाहिए। इसी को कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी बोलते हैं। और रिवाइज अगर आप कर पाते हैं इसका मतलब आपके दिमाग में है। कॉपी में तो लिखे ही होते हैं सारे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य पर यह दायित्व डालता है कि वह सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु तक की देखभाल करे और शिक्षा प्रदान करे? ठीक बात है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कास्ट एन ऑब्लिगेशन टू स्टेट टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर? पीछे चर्चा करी हुई है। आर्टिकल 21 के ए में 6 से 14 साल के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है। और आर्टिकल 45 में 0 से 6 यानी बच्चे के पैदा होने से 6 वर्ष तक की आयु के बीच में जो अर्ली चाइल्डहुड केयर और प्राइमरी एजुकेशन की बात करता है वो आर्टिकल 45 में बात करता है, ठीक है। तो आप इसका जवाब दे पाएंगे आर्टिकल 45। पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया है। समवर्ती कौन सी सूची समवर्ती शामिल करती है? कौन सी शामिल करती है? तो 7वीं, ठीक है। जो पहले का दे दिया जाए, ठीक है। आगे देखते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण जो बजट का हिस्सा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 112 के अंतर्गत आता है। फिर से वही है आर्टिकल्स जो डायरेक्ट आर्टिकल्स पूछ जाते हैं उनका जवाब आपको सीधे सीधे ही देना होगा। आर्टिकल 107 से लेजिस्लेटिव प्रोसीजर शुरू होता है, ठीक है। आर्टिकल 107 में लिखा है इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ द बिल्स। 108 में लिखा हुआ है ज्वाइंट सेशन। 109 में लिखा हुआ है स्पेशल जो प्रोसीजर है फॉर द मनी बिल्स। 110 में लिखा हुआ है मनी बिल क्या होगा। 111 में लिखा हुआ है असेंट टू बिल्स। 111 पीछे आ चुका है। इसमें वीटो पावर्स लिखी हुई हैं प्रेसिडेंट की। 3 प्रकार की वीटो पावर्स हैं, चर्चा करी हुई है। कौन कौन सी 3? ऑब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट वीटो, ठीक है। तो इन पर जिक्र हो चुका है। पीछे से आप कोशिश करिएगा कि आप डे 1 से जो वीडियो पढ़ी हुई है उनको देखिए। तो पीछे जो क्वेश्चन कवर हो चुके हैं उनको हम लिख नहीं रहे, उनको केवल चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 107 में क्या लिखा हुआ है? इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्स। हम इस सीरीज के साथ में आपको हर पार्ट्स के आर्टिकल याद करने के लिए जो तरीके हैं उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए आपको छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो बना देते हैं जिससे आप आर्टिकल्स को आसानी से याद कर सकें, ठीक है। क्योंकि फैक्ट्स फॉर्म में जो क्वेश्चन आएंगे उनका जवाब नहीं दे पाएंगे अगर आपको आर्टिकल्स नहीं याद है। तो आर्टिकल 107 में इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्स। 108 में ज्वाइंट सेशन लिखा हुआ है। 109 में स्पेशल प्रोविजन फॉर मनी बिल्स लिखा हुआ है। 110 में मनी बिल का डेफिनेशन लिखा हुआ है। और 111 में असेंट टू बिल्स लिखा हुआ है प्रेसिडेंट के लिए कि प्रेसिडेंट बिल्स के साथ क्या कर सकता है जो पास होकर उसके पास आएंगे। आर्टिकल 152 में ज्वाइंट सेशन लिखा हुआ है। 113 में
एस्टीमेट्स लिखा हुआ है, 114 में अप्रोप्रिएशन बिल लिखा हुआ है। ठीक है, क्या होता है ये, इस पर चर्चा करनी पड़ेगी अलग से। ठीक है, तो आप इनको याद कर सकते हैं। तो 112 में लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसका क्वेश्चन हमारे पास है, तो 112 में हमने उसका जवाब दे दिया। लेकिन अब इसका जवाब आपको अगर आता है 112 तो ही जवाब दे पाएंगे, नहीं तो इनको पढ़ने की आवश्यकता है। तो आप लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, यानी जब आप पार्ट 5 पढ़ेंगे तो उस पर आपको ये आर्टिकल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस पर अलग वीडियो बना देंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है? फिर से क्वेश्चन आ गया, देखिए टीपीएसपी का क्वेश्चन है। आर्टिकल 36 से 51, सारे ऑप्शन वहीं के बीच में है। अब आर्टिकल आपको पता हो कि किस आर्टिकल्स पे क्या लिखा हुआ है तो आपका जवाब दे पाएंगे। अभी हम आंसर बता देते हैं आपको कि आर्टिकल 49 में लिखा है ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस और मॉन्यूमेंट्स की सुरक्षा के लिए, ये 49 आर्टिकल में लिखा हुआ। 69 नंबर देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों से संबंधित है? पीछे चर्चा कर चुके हैं, आर्टिकल 214। अब अगर आर्टिकल 148 आपको याद हो तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं, आर्टिकल 148 में क्या लिखा हुआ है। समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? क्वेश्चन का जवाब देना है। फंडामेंटल राइट्स में क्या लिखा होता है कि हमारे जो अधिकार होंगे, ये निगेटिव है, निगेटिव लैंग्वेज में लिखे हुए थे, यानी राज्य क्या क्या नहीं कर सकता है आपके लिए, ये लिखा होता है। इसमें लिखा है प्रमोटिंग एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ये और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए भी, यानी ये जो डायरेक्टिव्स दिए गए हैं स्टेट को, ये कहाँ लिखे हुए हैं? तो आप सीधे जवाब दे सकते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा हुआ है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आपको मालूम है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, वो इसी डीपीएसपी का ही एक पार्ट है जो बाद में शामिल किया गया। कब से? 42वें संविधान संशोधन 1976 से सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सजेशन के आधार पर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 70 हो गया कि नहीं? हाँ हो गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सदनों को संबोधित करने का संदेश भेजने का अधिकार देता है? ठीक है, फिर से आर्टिकल याद होने चाहिए आपको, 86 है। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, आर्टिकल 86 तक का थोड़ा जर्नी देख लेते हैं। आर्टिकल 79 में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये 79 में लिखा हुआ है। 80 में लिखा हुआ है कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, यानी कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा कैसे मिलके बनेगी, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 80 में। 81 में लिखा हुआ है कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। ये 3 आर्टिकल जैसे हो जाते हैं, 79, 80, 81। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा एंड कंपोजिशन ऑफ लोकसभा 81 हो गया। 82 में लिखा हुआ है रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, यानी जो कंपोजिशन है ये हमेशा फिक्स नहीं रहेगा, ये बदलेगा भाई सेंसस के बाद। सेंसस 10 साल में होती थी समानता, वर्तमान में जो 2021 में आंकड़े आने थे अभी नहीं आ पाए हैं, उम्मीद है कि जल्द ही आ जाएंगे। तो क्योंकि समानता 10 साल में होती थी तो उसमें रीएडजस्टमेंट की व्यवस्था जो कि बाद में फिक्स कर दी गई थी 2026 के लिए, 2026 में बदलाव होने की संभावना है, तो अपडेट रहिएगा। 81 हो गया। 82 में रीएडजस्टमेंट लिखा हुआ है आफ्टर ईच सेंसस। 83 में ड्यूरेशन लिखा हुआ है कि कितने समय के लिए इनका ड्यूरेशन होगा। जैसे 83 में ड्यूरेशन क्या है, लोकसभा का सेशन 5 साल हो सकता है, अधिकतम उससे कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। और राज्यसभा एक फिक्स हाउस है जिसमें सदस्य 1/3 हर साल रिटायर, वो हर 2 साल में रिटायर होते हैं। 84 में क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, ये क्वेश्चन पीछे आया था तब हमने इस बात की जिक्र किया है, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप 84 में लिखा हुआ है। 85 में सेशंस लिखे हुए हैं, सेशंस प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस 85 में लिखा हुआ है। अब जो आर्टिकल हमसे पूछा है वो आर्टिकल का जवाब है 86 और 87 और 88, एक साथ देखते हैं। 86 में लिखा हुआ है एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द हाउस, यानी हाउस को प्रेसिडेंट एड्रेस करेगा कब? तो वही साल का पहला सेशन हो या सरकार का पहला सेशन हो, उसको एड्रेस करेगा, ये व्यवस्था राष्ट्रपति के पास है। आर्टिकल 87 में स्पेशल एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट लिखा हुआ है। स्पेशल एड्रेस कब हो सकता है? जब इन जो आर्टिकल 86 में जो व्यवस्था लिखी हुई इसके अलावा अगर एड्रेस करना पड़े तो कब करना पड़ सकता है? आर्टिकल 108, पीछे चर्चा करिए, आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सेशन लिखा हुआ है। तो ज्वाइंट सेशन के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ बैठने की व्यवस्था करेगा, जिसकी अध्यक्षता डिप्टी वो लोकसभा का स्पीकर करेगा, ठीक है, और जिसकी अध्यक्षता जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है वो नहीं कर सकता क्योंकि वो एक एग्जीक्यूटिव है, ठीक है।
तो या तो स्पीकर करेगा या फिर डिप्टी स्पीकर करेगा या इसके अलावा फिर डिप्टी चेयरमैन करेगा। 87 हो गया, तो ये स्पेशल एड्रेस हो गया, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। 86 एड्रेस है, 87 स्पेशल एड्रेस है। स्पेशल एड्रेस का मतलब है ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता। 88 में क्या लिखा है? 88 में लिखा हुआ है कि एक अटॉर्नी जनरल होता है और मिनिस्टर्स होते हैं, इनको हाउसेस की किसी भी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है सिवाय वोटिंग के। ठीक है, तो वोटिंग वो केवल जो मेंबर्स जिस हाउस से संबंधित हैं, जिस हाउस के मेंबर है उसी में वोटिंग कर सकते हैं, और अटॉर्नी जनरल वोटिंग नहीं कर सकता लेकिन कार्यवाही में भाग ले सकता है। ये व्यवस्था आर्टिकल 88 में की गई है। 72 देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की समाप्ति से संबंधित है? तो आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है। और आर्टिकल 19 बात करता है कुछ आज़ादी दी गई हैं, जिसमें 19 में 6 प्रकार की आज़ादी हैं: स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंट और प्रोफेशन। ठीक है, तो इसको याद कैसे कर सकते हैं? साम रिसाइड्स इन पोलैंड, इस तरीके से आप एक्रोनिम से याद कर सकते हैं। स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस और प्रोफेशन इसकी आज़ादी देता है। राइट टू प्रॉपर्टी होता था, खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो ये 19 का 1 का ये जी है। ठीक है, एफ को समाप्त कर दिया गया है जो कि राइट टू प्रॉपर्टी होता था। तो ठीक है, अलग से पढ़ने की आवश्यकता है, इनको पढ़ेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के संसद को संबोधन से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रेसिडेंट एड्रेस? फिर से वही बात है, अभी दो बातें बताई थी आपको। 86 और 87 में राष्ट्रपति का एड्रेस है। 86 में एड्रेस है जो कि साल की शुरुआत में या सरकार के सबसे पहले सेशन पे करना होगा। 87 स्पेशल एड्रेस बताया था जिसमें ज्वाइंट सेशन की व्यवस्था है। तो 86 ऑप्शन में नहीं तो 87 ऑप्शन में लगाकर आगे बढ़ जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति सामान्य रूप से भारत का निवासी है तो वह कितने वर्षों तक प्राकृतिकरण द्वारा यानी नेचुरलाइजेशन के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है? सिटीजनशिप वाले वीडियो में इस बात पे कितने तरीके से 1955 के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 में 5 तरीके हैं नागरिकता प्राप्त करने के। ये हमने चर्चा करी है: बाई बर्थ, बाई डिसेंट, बाई रजिस्ट्रेशन, बाई नेचुरलाइजेशन, बाई इनकॉर्पोरेशन, सारी चर्चा करी हुई है। और नागरिकता जाने के 3 तरीके हैं: RTD, बाई रिनंसिएशन। ठीक है, चर्चा करी हुई है पीछे, तो आप वीडियो देख सकते हैं जाके। सिटीजनशिप को आपकी जिम्मेदारी है, अगर सिटीजनशिप को आपको समझना चाहते हैं कि उससे कोई भी क्वेश्चन फैक्ट का हो या कॉन्सेप्ट का हो, अगर आपको समझना है तो आप सिटीजनशिप की वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो लेंदी जरूर होंगे लेकिन उनमें सारी डिटेल्स को कवर किया गया होगा। तो कहते हैं कि डेविल लाई इन द डिटेल, इसका क्या मतलब है? आपको अगर किसी टॉपिक से डर रखता है तो उसको आप डिटेल में ही पढ़िए। डिटेल में पढ़ लेंगे, एक बार पढ़ने लगेगा, थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है लेकिन कंप्लीटली कवर हो जाएगा। तो रिनंसिएशन हो गया, टर्मिनेशन हो गया और डिप्रीविएशन हो गया। डिप्रीविएशन हो गया, ठीक है। ये 3 तरीके से नागरिकता जा सकती है। रिनंसिएशन वो है, वो स्वैच्छिक रूप से त्याग दे। अगर त्यागा नहीं है और उसने किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है तो टर्मिनेट अपने आप हो जाएगा। डिप्रीविएशन का मतलब है कई तरीकों से उसको वंचित किया जाएगा नागरिकता लेने से, जैसे कोई फ्रॉड कर दे या कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड ना करे, इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा है या उसको डिसऑनर कर रहा है, तो भी उसको वंचित कर सकती है सरकार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा से संबंधित है? हिंदी में पढ़ते हैं, वो इंग्लिश में। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द पंचायत? ऑडिट की व्यवस्था करता है। तो हमें तो मालूम है कि आर्टिकल 243 में जी में है। देख लेते हैं क्या क्या लिखा है। आर्टिकल 243 में डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। आर्टिकल 243 के ए में ग्राम सभा लिखा हुआ है, बी में आर्टिकल 241 में ग्राम सभा लिखा हुआ है, बी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विलेज पंचायत लिखा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 243 में ग्राम सभा लिखा हुआ है, 242 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विलेज पंचायत लिखा हुआ है, सी में कंपोजिशन ऑफ विलेज पंचायत लिखा हुआ है, डी में रिजर्वेशन लिखा हुआ है, ई में ड्यूरेशन लिखा हुआ है, कितने समय के लिए होगा तो 5 साल के लिए होता है, तो 5वें नंबर पे लिखा हुआ है। एफ में उन मेंबर्स का डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, जी में पावर, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी लिखा हुआ है, एच में पावर टू इम्पोज टैक्सेस लिखा हुआ है, आई में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात करता है आई में, और जे में लिखा है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत। यही क्वेश्चन है, ऑडिट्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत 243 के जे में लिखा हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं। के में लिखा हुआ है इलेक्शन, एल में लिखा हुआ है
यूनियन टेरेटरीज में भी उनका लागू होना एम में लिखा हुआ है। पार्ट्स नॉट टू अप्लाई, कुछ एरिया में ये लागू नहीं होगा, वो एम में लिखा हुआ है। और एन में कॉन्टिन्यूएंस ऑफ पंचायत, यानी पंचायत का जो पहले से लागू है उनको लागू रखा जाएगा। ओ में लिखा हुआ है बार टू इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट, यानी कोर्ट चुनाव के मामले में दखलंदाजी नहीं करेगी। इतने आर्टिकल हैं 243 में। पंचायत को आप पूरा याद रख सकते हैं और याद रखना चाहिए, क्योंकि आज 243 जे बोला है। सी डी के जो भी ऑप्शन में होंगे ये सारे आपको जवाब देने चाहिए। तो बी में क्या है, अभी हमने बात करी, बी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत है। सी में क्या है, कंपोजिशन ऑफ पंचायत है। याद कर सकते हैं, कोई बड़े काम नहीं है, ठीक है। अब चलिए, तो आज के 25 क्वेश्चन समाप्त हुए। आगे कंटिन्यू करते हैं इसको, इस सीरीज को, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए, जो भी लर्निंग हो या जो आपकी आवश्यकता हो, रिक्वायरमेंट लगती हो कि इस टॉपिक पे वीडियो अलग से बनना चाहिए, आप लोग कमेंट कर सकते हैं और सीखते रहिए, ठीक है। थैंक यू।